विज्ञान का काम करने का तरीका, उसका अपना एक ढंग है। उसमें कई बार बोलते हैं कि सबसे सही तरीका गलत होने का एक ये लाइन बोली जाती है। उसके बारे में एक एग्जांपल है कि एक बार बहुत बड़ी वैज्ञानिकों की टीम को रिस्पॉन्स मिल रहा था कि कोई दूसरा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है हमारे सौरमंडल में, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने नए प्लैनेट की खोज कर ली है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो सिग्नल जस्ट उनके टेलीस्कोप के साथ वाले रखे हुए एक इक्विपमेंट से उनको मिल रहा था। तो किस तरीके की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इसी टीम ने बाद में जाकर के जब ये थ्योरी दी कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके ऊपर जाकर के इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो गलतियां होने की संभावनाएं किस तरीके से होती हैं, इस बात का अंदाजा हम इस छोटी सी बात से लगा सकते हैं। नाम क्या था उनका, ये आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए किस तरीके से चीजें गलत हो जाती हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय गुहा मजूमदार जी हैं, जो एडजंक्ट फैकल्टी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलोर में, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमृता विद्यापीठम दिल्ली एनसीआर में। इनको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके आज इनवाइट किया है कि जो फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करें। साथ ही हम चर्चा करें नोबेल प्राइज के जो पूरा प्रोसीजर है उसके मिलने का, या रिकमेंडेशन जैसा भी उसका पूरा सिस्टम है उसके ऊपर इनसे बात करें। और तीसरा पर्सपेक्टिव इनसे जाने कि नोबेल प्राइज में भारत, क्योंकि भारत एक जियोपॉलिटिकली और विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ता हुआ देश है, और शुरू से हमारा एक अच्छा विज्ञान के फील्ड में इतिहास रहा है। फंडामेंटल डिस्कवरीज, फंडामेंटल रिसर्च के बारे में अच्छा इतिहास है। उसके बारे में हमारा भारत का क्या प्रोस्पेक्टिव है, और क्या पूरा सिस्टम है, क्या धारणाएं हैं, क्या क्रिटिक्स होता है नोबेल प्राइज को लेकर के, सबके ऊपर हम खुल के चर्चा करेंगे। तो सर, आपका मैं स्वागत करता हूँ रिसर्च कॉम के इस प्लेटफॉर्म में। हमारा छोटा सा प्रयास रहता है और आपने समय दिया तुरंत कॉल के ऊपर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जो सर मन में एक सवाल आता है वो सभी के ये है कि ये जो नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में, इनके जो रिसर्चर हैं बेसिकली, तो ये जो रिसर्च होती है ये बेसिकली कहीं पब्लिश, जैसे हम लोग नॉर्मल जो रिसर्चर के फील्ड में काम करने वाले हैं तो कहीं पब्लिश होती है किसी जर्नल में, या किस तरीके से ये अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट करते हैं जिसके जिसके बिहाफ पे इनको रिकमेंडेशंस मिलती हैं। और बेसिक जी उससे भी पहले आप अगर पहला बेसिक अगर आप शुरू कर दें कि किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है उसको लेकर के। जी तो धन्यवाद अजय जी, आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो ये जो मुद्दा है, जो आपने टॉपिक लिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम जो विज्ञान की बात करते हैं और कैसे रिसर्च किया जाता है, इस पे हमारा काफ़ी फोकस रहा है हमारे भारत में, और भारतीय सरकार अभी जो है तो इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स में, वो एक बहुत ही विचित्र एक तरह से सिलेक्शन हम कहेंगे, क्योंकि जो प्योरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि मतलब हमारे जो यूजुअल टॉपिक्स रहते हैं, कंडेंस मैटर हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, बायोफिजिक्स है, ऑप्टिकल एटॉमिक फिजिक्स है, इन सब से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो न्यूरल नेटवर्क्स को दिया गया है। और हम सभी आजकल आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दोनों चीज़ों के विषय में काफ़ी बातचीत करते हैं। तो इस संदर्भ में ये नोबेल प्राइज़ बहुत ही एक रोमांचक एक तरह से हम कहेंगे चयन है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ, इस पूरे क्षेत्र, इस फील्ड का जो वो एक तरह से फॉर्मेशन हुआ, उसमें फिजिक्स का काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि हम जब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो है वो फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। हम एंट्रोपी की आपके कुछ ऐसे व्यूअर्स रहे होंगे जिन्होंने एंट्रोपी या थर्मोडायनेमिक्स के साथ काम किया होगा, तो उसमें जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन सब चीज़ों की बात होती है। तो यहाँ पे अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो हिंटन और जो दूसरे हैं उनका नाम है हिंटन और हॉपफील्ड को मिला है। तो हॉपफील्ड जो है, हॉपफील्ड का एक तरह से ही वाज अ पायनियर, जो हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, और उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो फिजिक्स में ही रहा था। और उन्होंने जो है एक तरह से जो मैग्नेटिक स्पिन की बात होती है या स्पिन्स की बात होती है, वो कैसे किसी लैटिस या किसी
किसी एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन में, 3 डिमेंशनल या 2 डिमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में उनका क्या एनर्जी प्रोफाइल रहता है उसके ऊपर रहा था। तो उनका ये एक तरह से रिसर्च इंटरेस्ट रहा था, और इसमें इन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन में पैटर्न्स जो होते हैं, जो हमारे अलग अलग किस्म के पैटर्न्स निकल के आते हैं, उनका कैसे स्टोरेज या उनका कैसे रेफरेंस किया जाए ऐसे एक नेटवर्क ऑफ स्पिन्स में, इस पे उनका काम रहा था। तो उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है बहुत ही एक अर्ली फॉर्म ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन जो हम आजकल कहते हैं मशीन लर्निंग के संदर्भ में, उसका एक तरह से उसके ऊपर शोध कार्य किया, और उसमें फिजिक्स का काफ़ी एक बड़ा रोल रहा था। हिंटन जो है उन्होंने बोल्ट्जमैन मशीन्स बोल के चीज़ों के साथ यही चीज़ को थोड़ा सा एक तरह से इमेज रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, कैसे मशीन्स चीज़ों को लर्न कर सकती है, कैसे सीख सकती हैं चीज़ों को, उसके विषय में काम किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जिसको हम कहते हैं आज के भाषा में, आज के संदर्भ में, उसका एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है, जहाँ पे फिजिक्स के जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे थे या फिर जो एटॉमिस्टिक आइडियाज़ या स्पिन्स के साथ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो सिस्टम्स हैं, उसका यूज़ करके हम कैसे एक बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग कहिए या इंफॉर्मेशन डायनेमिक्स कहिए, उसके विषय में उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक तरह से अच्छा एक चीज़ है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में लास्ट ईयर आई थिंक एक और केस में दिया गया था नोबेल प्राइज, जो है कॉम्प्लेक्सिटी डायनेमिक्स में, कॉम्प्लेक्सिटी का कैसे रोल रहता है इन वेरियस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, उस पे रहा था। और इसके पहले क्वांटम इंटेंगलमेंट और इंफॉर्मेशन में भी रहा 2022 का जो नोबेल प्राइज था। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जैसे हम बहुत ही जो प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे कंडेंस मैटर में मैंने अभी बताया, तो उसमें कैसे सेमीकंडक्टर्स के साथ या फिर इवन इन थियोरेटिकल फिजिक्स हम जैसे स्टैंडर्ड मॉडल की बात करते हैं, इस पे ज़्यादा जोर रहा था। तो बट अभी जो रिसेंट ईयर्स में रहा है उसमें यही दिख रहा है कि जो रेलेवेंट रिसर्च है, मतलब इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, और उसका जो एक तरह से कनेक्शन है फिजिक्स के साथ, वैसे रिसर्च को भी काफ़ी मद्देनजर रखा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा है। आपका जो दूसरा सवाल था या फिर प्रथम सवाल था एक्चुअली, वो है कि कहाँ पे इस शोध को, इस जो कार्य है इसको कहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। तो ये तो एक तरह से रिसर्च जर्नल्स जो है उसमें ही मेनली होता है, पर ऐसे भी बहुत सारे केसेस रहे हैं जहाँ पे बुक्स के फॉर्म में भी रहे हैं, बट मेनली इट हैज़ ऑलवेज बीन रिसर्च जर्नल्स पब्लिकेशन। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में एक तरह से नंबर ऑफ पेपर्स एंड साइटेशंस पे काफ़ी जोर रहता है, और आई थिंक लास्ट डिस्कशन में भी हमने इस बात पे बात की थी। पर 2022 के जो नोबेल लॉरिएट है क्लॉजर का जो अगर आप रिसर्च प्रोफाइल देखेंगे तो उनका जो एज फैक्टर या जो आपका इंडेक्स फैक्टर है वो इतना हाई नहीं है, राइट। आई मीन आप उनसे भी ज़्यादा हाई रिसर्च फैक्टर के लोगों को आप देख सकते हैं, मतलब आप ढूंढ पाएंगे। बट मुद्दा ये है कि आपको साइटेशंस या जो हम आजकल के संदर्भ में कहते हैं टॉप 2%, स्टैनफोर्ड का एक लिस्ट आता है, टॉप 2% रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड, और उसके पीछे ही लोग सब, मतलब हर जगह में उसके विषय में चर्चा चल रही है। पर आप देखेंगे टॉप 2% में से कितने नोबेल लॉरिएट्स है, अगर आप उसका फ्रैक्शन देखें तो वो कन्वर्जन ठीक नहीं बैठता है हमेशा। तो बात यह है कि हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली साइटेशंस आपके ज़्यादा ही होंगे। पर ये इस बात पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे हम एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहा जाता है, मतलब विज्ञान इंग्लिश के संदर्भ में पैराडाइम शिफ्ट, या एक ऐसा आधुनिक या ऐसा नवीन सोच जिसको कहते हैं, एक नया सोच जो है विज्ञान में, वो हम कैसे ला पाए, है ना। तो अगर हम जो किए गए काम है उसी में थोड़ा और आगे जाएंगे, वो भी अच्छा कार्य है, वो भी अच्छा विज्ञान है। पर अगर ऐसा काम किया जाए जो कि सच में जो बाउंड्री है रिसर्च का, फ्रंटियर रिसर्च का, उसे थोड़ा आगे ले जाए, उसे थोड़ा पुश करे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ये हमारे भारत में हमें ज़रूर इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी, बेसिकली इट डिपेंड, आई थिंक नोबेल प्राइज में कि कटिंग एज रिसर्च आपका है उसके ऊपर ये दिया जाता है। तो इट हार्डली डिपेंड कि आपके साइटेशन कितने हैं या कितने नहीं हैं, वो भी एक अलग भी हो सकता है। जी, हाँ, जी, वो कोई कंडीशन नहीं है। सर इसके बहुत अच्छा आपने इसके बारे में बताया। सर इसके साथ ही अब कुछ जो पहलू हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम अपनी चर्चा को बहुत कंक्रीट रखेंगे, जी, कुछ एक पहलू ऐसे हैं जैसे एक पूरा इसका नॉमिनेशंस का जो सिस्टम है,
जी जो पीयर ग्रुप होता है वो नॉमिनेट करता है साइंटिस्ट को जी इस प्राइज के लिए। जी उसका लगभग 50-50 साल बाद जाकर के एक वो पब्लिक डोमेन में आता है कि किन लोगों को नॉमिनेट किया गया था। जी तो इसके ऊपर आपका एक सिस्टम के ऊपर क्या अपना एक व्यू है? जी, तो इसमें एक्चुअली मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ नॉमिनेटर्स होते हैं। तो उसमें देयर आर सम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और उनके जो हेड्स हैं या प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनको नॉमिनेशन राइट्स या प्रिविलेजेस होते हैं। प्रीवियस नोबेल लॉरिएट्स भी नॉमिनेट कर सकते हैं। सो देयर आर अराउंड 3 to 4 कैटेगरीज ऑफ नॉमिनेटर्स जो कि सैंक्शनड होते हैं फ्रॉम द नोबेल कमिटी। तो उसमें एक बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। सो इनिशियली ऑल द नॉमिनेशंस आर फाइल्ड, पूरे दुनिया भर से नॉमिनेशंस आते हैं। फिर एक इनिशियल कमिटी बैठती है जो कि देखती है कि वेयर आर द डिफरेंट डोमेन्स जहाँ पे प्रोमिनेंट वर्क हुआ है एंड सिग्निफिकेंट वर्क हुआ है। एंड इसमें अगेन नॉट ओनली क्वांटिफाइबल काइंड ऑफ पैरामीटर्स जैसे कि साइटेशंस, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कैसे उस फील्ड में उसने एक तरह से परिवर्तन लाने की मतलब लाने का जो संभावना है उसको देखते हुए कितना महत्व है उस काम का, वो भी देखा जाता है। फिर देर आर अबाउट सेकेंड थर्ड एक दो राउंड्स और होते हैं जहाँ पे एक तरह से हायर लेवल जो बॉडीज हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, बेसिकली नोबेल प्राइज कहिए या पूरे एक तरह से वैज्ञानिक समाज में जो भी मेन कार्य है उसके ऊपर फोकस रहता है। एंड फिर एक तरह से चयन होता है। सो देयर इज अ होल सीक्रेट काइंड ऑफ बैलेट सिस्टम जिसको कहा जाता है। एंड उसके बाद नोबेल कमिटी जो है वो आगे आती है विद द विनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर्स प्राइज। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये तो 1901 से ही, जब से नोबेल प्राइज रहा है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहे हैं, बट मोर और लेस यही पैटर्न रहा है थ्रू आउट। तो इसमें एक चीज तो है जो कि हमें मानना ही पड़ेगा कि जैसे कि हर चयन के मतलब प्रोसेस में होता है, पॉलिटिक्स तो थोड़ा रहता ही है। और एक तरह से जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ रिसर्च कहिए या सर्टन ओरिजिन्स ऑफ द रिसर्च एज वेल, वो भी रहता है। तो ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये हमें जानना चाहिए। पर वो कहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि भारत के तरफ से अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो आचार्य सीवी रमन जैसे हैं, आचार्य सुब्रमण्यम रहे हैं, फिर हरगोविंद खुराना जी रहे हैं, और लिटरेचर साहित्य के केस में हमारे आचार्य रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं वो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं भारत से जिन्होंने अच्छा काम किया है और उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि अच्छा काम करते हुए भी उन्हें नहीं मिला है। तो इसमें विज्ञान में अगर हम देखा जाए तो 1930s एंड 40s में या फिर उससे पहले ही कह सकते हैं, कैलकाटा स्कूल ऑफ फिजिक्स, एक तरह से फिजिक्स ही नहीं साइंस एक तरह से कह सकते हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे दिग्गज ऐसे रहे थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उसमें आचार्य जगदीश चंद्र बासु का नाम तो जरूर आता ही है, क्योंकि रेडियो कहरर के ऊपर जो काम था उनका, और बायोलॉजी में भी जो काम रहा फेटिक के साथ उसमें रहा। फिर उनके ही जो शिष्य थे कुछ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो उसमें आचार्य सत्येंद्र नाथ बासु का नाम आता है। तो हम जो बोसॉन की बात करते हैं वो भी बोस के नाम पे ही है, आचार्य सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे ही है। पर आपको ये सुनकर बड़ा ही अचंभित होंगे आप कि उनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो आइंस्टाइन को मिला था ऑब्वियसली फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हिग्स बोसॉन जो कि पीटर हिग्स ने लिया वो तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोसॉन पे काम किया। पर बोस जिन्होंने बोसॉन नाम ही जिनके ऊपर है, जिनके नाम पे है, उनको कभी नहीं मिल पाया। तो अब बात ये है कि हाँ जी बताएं। प्लीज। हाँ नहीं, उनको एक्चुअली 7 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था अपेरेंटली। तो वहीं पे जाके कहीं पे जो चीज है वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। फिर हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो उन्हें भी नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है उसकी बात में कहा जाता है 1948 में ही मिलने की बात थी अपेरेंटली, पर उनका फिर उसी साल देहांत हुआ, तो इसलिए वो दे नहीं पाए क्योंकि पोस्टमसली नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोग जो हैं उनको देना चाहिए था पर वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट लॉबीज, और इसमें स्पेशली जब आप इकोनॉमिक्स या पीस की बात करते हैं तब स्पेशली राजनीतिक तौर पे चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि ऐसे भी केसेस रहे हैं जहाँ पे
क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जैसे सोशल क्लाइमेट जस्टिस की बात जब होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पर इसमें भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो राजनीतिक पहलू है, जो कि हमें थोड़ा सा इस पे केयरफुल रहना चाहिए कि किस कारण से और किस तरीके से उस चीज को आगे ले जाया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नोबेल लॉरियट्स रहे हैं, जैसे कि अल्फ्रेड येलिनिक बोल के एक है, शायद 2004 के आसपास उन्हें मिला था। तो वो भी बहुत मतलब इतना काम नहीं था, मतलब उनका काम रहा था, अच्छा काम भी रहा था, पर यूजुअली नोबेल लॉरियट्स जो रहे हैं उनसे पहले वो काफी सालों के काम के बाद उन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज। बट उस केस में, और फिर ओरहान पामुक हैं, टर्की से है वो साहित्यकार, उनको भी दिया गया था। तो इन सभी में एक तरह से कुछ ऐसे पहलू रहे होंगे या कुछ ऐसे कंसिडरेशंस रहे होंगे जिसके वजह से उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। वेरेस बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सलमान रुश्दी, आप जानते होंगे, भारत के जो साहित्यकार हैं, उन्हें नहीं मिला है क्योंकि ऑब्वियसली उनका कंट्रोवर्शियल काम रहा है और काफी ऑपोजिशन और लॉबी, एंटी लॉबिंग रहा है। तो ये सब तो रहता ही है, और इन सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सा जानना चाहिए इन सब। जी जी। हम मतलब एक तरीके से इस चर्चा का मकसद ही यही है कि हम दोनों पहलुओं को देख सकें। अब कुछ नाम हैं जो सुनने वाले लोग हैं, उनकी जानकारी में भी इजाफा होगा। ये अब जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं फर्दर, या जो बात करने वाला हूं, ये है इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है अमिताभ सिन्हा का, काफी डिटेल्ड आर्टिकल है। उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अभी जो नॉमिनेशन का बात कर रहे थे, वो तो सत्येंद्र नाथ बोस को 7 टाइम नॉमिनेट किया गया। GN रामाचंद्रन एक बार नॉमिनेट हुए, मेघनाथ साहा भी 7 बार नॉमिनेट हुए। मेघनाथ साहा एस्ट्रोफिजिक्स से थे। TR शेषाद्री भी 2 बार नॉमिनेट हुए भारत से, ये केमिस्ट्री डिसिप्लिन से आते थे। होमी भाभा 5 बार नॉमिनेट हुए, जो फिजिक्स डिसिप्लिन से आते थे। उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी मेडिसिन में थे ये, और ये 6 बार नॉमिनेट। इसके अलावा कुछ लोगों को मिला, लेकिन जब उनको मिला तब उनकी सिटीजनशिप इंडियन वो नहीं थे, भारतीय नहीं थे, उनकी सिटीजनशिप कुछ और थी। इसके अलावा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ओनली 13 ऑफ 227 में से केवल 13 फिजिक्स के लोग, और 197 में से 15 केमिस्ट्री, और मेडिसिन में केवल 7 लोग। यानी 227 में से 13 फिजिक्स, 197 में से 15 केमिस्ट्री, 7 केवल 229 में से मेडिसिन के फील्ड में। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इतना बड़ा जो हिस्सा है, लगभग 3 महाद्वीप ये बन जाते हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उन लोगों को मिला। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इन लोगों को मिला। नॉट इवन अस, चाइना ऑल्सो। चाइना का तो रिसर्च हमारे से भी ज्यादा, रिसर्च नेटवर्क ज्यादा अच्छा है एक तरीके से, जो भी वो लोग कर रहे हैं। इजराइल का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इजराइल तो बहुत टेक्नोलॉजी, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी या जो भी फंडामेंटल के ऊपर वो काम करता है, उनके साथ भी यही है। उनको भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन, मतलब प्राइज नहीं मिला। प्राइज का तो ये है कि अब किसी एक को मिलेगा, बाकी लोग रह जाएंगे। जैसे आपने कहा हिग्स बोसोन पे इतने सारे लोगों ने काम किया, लेकिन उनको मिल गया, उनको नहीं मिला। तो ये एक पूरा जो सिनेरियो है इस तरीके का है। लेकिन ये भी फर्क तो है ही कि हमारे यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी उस तरीके की नहीं है। आप तो बाहर से आए हैं, उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहें। आपने यहाँ का भी आकर के रिसर्च इंफ्रा देखा है, और बाहर तो आप करके आएंगे रिसर्च, अपनी आप हार्वर्ड से आए हैं, तो उसके ऊपर कुछ आप बताना चाहें। जी, उस पे जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने सही कहा कि ओरिजिन जो है देशों का, उसमें जो नोबेल लॉरियट्स का ओरिजिन है वो एक तरह से स्क्यूड रहा है, जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। पर इसमें भी हमें ये भी देखना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे इस बार का जो नोबेल प्राइज है, उसमें मेरे एक नेटवर्क में ही एक बहुत एमिनेंट फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट तो नहीं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ज्यादा है, उनका नाम है पॉल वर्बॉस। तो वो 1974 में उनका डिसर्टेशन जो था, उसी के संदर्भ में, उसी के बेसिस पे एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी काम रहा था, तो उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। उसके बाद जो 2023 में एटोसेकेंड पल्स के ऊपर जो काम था ऑप्टिकल फिजिक्स में, उनमें भी एक ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने मेन काम किया था, पर एक्सपेरिमेंटलिस्ट को ज़्यादा दिया गया। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही है, मतलब एक तरह से राजनीति तो है ही, लॉबिंग है, पर एक तरह से प्रायोरिटी ऑफ द कमिटी भी है कि मतलब वो किस चीज़ में ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसा काम भी है, जैसे हिग्स बोसोन का केस में 1964 में रफली वो था, एंड देन 2011 या 12 में, आई थिंक आफ्टर द 2000s में जाके हिग्स को वो मिला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर, मतलब इट्स अ वेरी नॉन लीनियर प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं कि
कि किसको दिया जाता है और किसको नहीं। अब आपके सवाल पे आते हुए मैं ये कहूँगा कि आपने सही बताया कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिस पे हमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। तो प्रथम तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है, तो मैं अगर क्वांटम की बात करूं, क्वांटम इंफॉर्मेशन जो कि मेरा क्षेत्र रहा है रिसर्च का, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट में इन टर्म्स ऑफ थ्योरी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी काम अच्छा किया है, एंड आई वुड से दैट वी आर अहेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल रिसर्च। तो हमारे यहाँ पे पाटी जी हैं, अरुण पाटी जी हैं, वो अभी आई थिंक हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे, और अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वो काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने थ्योरेटिकल क्वांटम कंप्यूटेशन पे। और इसके अलावा जो हमारे स्ट्रिंग थ्योरिस्ट है, वहाँ पे भी अशोक सेन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं वो बेसिकली है एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन में, एंड इसमें मैं कहूँगा कि क्वांटम के केस में थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये जो आप क्वांटम के लैब्स की बात अगर हम करें, तो इसमें एक सिंपल क्वांटम कंप्यूटिंग का लैब बनाने के लिए अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस का इंस्टॉलेशन का प्राइस एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक जो हम ऑप्टिकल बेंच बेस्ड सेटअप की बात कर रहा हूँ, इसमें नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ ज़्यादा एडिशनल वर्क, बट जस्ट जनरेशन ऑफ इंटेंगलमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ इंटेंगलमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे बहुत कम ही इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, इवन अमंग द गवर्नमेंट बॉडीज जिसको कहा जाता है, जो कि इस किस्म का एक तरह से फंडिंग जस्ट फॉर वन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया हम मतलब साइडलाइन कर सकते हैं या उसे रख सकते हैं उसके लिए, राइट। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा जो मुद्दा रहा है वो है कंसर्टेड नेशनल एफर्ट जिसको कहते हैं, किसी एक थीम के ऊपर। तो इसमें भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन का जो है वो किया है, बनाया है। तो इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। रिसेंटली आपने शायद पढ़ा भी होगा न्यूज़ में, क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर थोड़ा और एडिशनल काम किया गया है। तो ये जो है फोकस एफर्ट जो है ये करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप एंड प्रायोरिटी एरियाज जो उस पर फोकस करने के लिए पैसा जो है या फिर अदर वेज ऑफ सपोर्ट है गवर्नमेंट के तरफ से, इसको देना ही पड़ेगा ताकि हम अच्छा काम कर पाए। दूसरा जो चीज़ है मैं जो देखता हूँ वो है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी नोबेल प्राइज दिया जाता है तो वो 2 या 3 साइंस में एटलीस्ट लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग जगहों में सेम चीज़ पे रफली काम किया है। तो इस पे जो है मैं कहूँगा कि कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थॉट जो हैं विज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं एक समय में, और अलग अलग जगहों में मतलब दुनिया भर में काम चल रहा होता है। तो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बीइंग एट द फ्रंटियर, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी हुआ है, जैसे मेरे रिसर्च में ही हुआ है, आप कुछ कर रहे हैं एंड सडनली आपको दिखता है कि कहीं रिमोट पोलैंड में या रशिया में कहीं किसी ने इस बारे में काम किया है। तो जब तक आप बिल्कुल ही बहुत ही इन डेप्थ एक तरह से काम उसमें भी आपको नहीं, कभी कभी यू कैन स्टिल मिस आउट ऑन सम ऑफ दीज रिमोट वर्क्स दैट आर बीइंग डन। तो एक तरह से क्या होता है कि अगर आप उसके विषय में जान लेते हैं तो आप उसको बेसिस बना के, बेसिस तो नहीं, आप उनके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट करके उसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि हम एक तरह से उदाहरण दे सकते हैं कि अगर आप एक मंजिल जो है बन चुका है किसी बिल्डिंग का, तो आप फिर से उसे ईंट बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से नहीं उठाएंगे, आप फर्स्ट फ्लोर से उठा के और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा जो है, मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फिर से, कि हमारा जो एम्बिशन है, एक तरह से एम्बिशन तो इज अ रॉन्ग वर्ड, बट एक इंग्लिश में चीज है, डोंट प्ले इट सेफ, है ना। डोंट प्ले इट सेफ एज इन हम हमारे यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, और मैंने आपके पिछले जब हमने कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें भी कहा था दैट जो चीज़ें ऑलरेडी पाश्चात्य मतलब वैज्ञानिक समाज में हो चुका है, उसको फिर से दोहराना या एक तरह से बेहतर वे में दोहराने से विज्ञान आगे तो जाता है, पर एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट की जब हम बात करते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि आप जो चीज़ बनाया हुआ है, जो हो चुका है, और उसको ही रिपीट करने में या उसके ही एप्लीकेशंस ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि विज्ञान में आप चीज़ों को आगे जब ले जाते हैं सेम चीज़ को, तब आपको कुछ डाइवर्जेंसेस दिखते हैं, कुछ ऑफशूट्स या थ्योरी में कुछ गड़बड़ या फिर कुछ अलग चीज़ करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। पर हमेशा ये चीज़ जो है, जैसे कि 20 साल पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका कैसे बेटर एफिशिएंसी के साथ सेम चीज़ को रिपीट करना, ये चीज़ से आपको पेपर्स तो 10 शायद मिल जाए, 1 या 2 साल में ही 10 पेपर्स निकल जाएंगे, पर उससे कोई सेमिनल रिसर्च बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं हो रहा है बेसिकली, राइट। सो वो एक तरह से अपना जॉब
रखने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब दिखने के लिए सीवी में आपके 10 पेपर्स आ गए 2 साल में, राइट, बहुत ही अच्छा। पर इसमें विज्ञान को असल में क्या इसका बेनिफिट हो रहा है, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है एक तरह से। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है और एक तरह से स्टेम का एजुकेशन है, इसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेन ड्रेन तो फिर भी अभी बेहतर है, थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब प्रयत्न हो रहे हैं उस ओर। पर एक तरह से स्टेम एजुकेशन में अभी भी मैं देखता हूँ कि जो एम्फोसिस है वो ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कहिए, या लुकिंग एट डिफरेंट इंटरफेसेस, जैसे कॉस्मोलॉजी एंड कंडेंस मैटर के बीच में कैसे चीज़ों में काफ़ी बार रेजोनेंसेस दिखती हैं, जैसे कि आप जान के आपको अच्छा लगेगा और आपके व्यूअर्स को भी कि देयर आर वेज इन विच यू कैन मॉडल थिंग्स लाइक ब्लैक होल्स विद कंडेंस मैटर इमर्जेंट सिस्टम्स, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे आप कॉस्मोलॉजिकल चीज़ों को कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, इस पे काफ़ी काम हो रहा है। सो ये सब चीज़ें जो है काइंड ऑफ मेक्स यू थिंक इन अ वेरी न्यू वे, इन अ वेरी ओरिजिनल मैनर बेसिकली। और मुझे लगता है कि स्कूल अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही हमें इस चीज़ को मोटिवेट करना चाहिए कि आप कैसे ओरिजिनल सैंडबॉक्स थिंकिंग, जिसको सैंडबॉक्स अप्रोच जिसको कहा जाता है, उसको कैसे आगे रखना चाहिए, है ना। बिकॉज हम वी आर नॉट मेकिंग रिपीटर्स ऑफ व्हाट पीपल हैव डन एल्सवेयर, बट वी हैव टू डू समथिंग ओरिजिनल फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ, राइट। तो उसमें कैसे काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम का सपना था कि हम हर बार ये ना कहें कि हम दूसरा या तीसरा देश हो गए हैं जी इस काम को करने वाले, हम जी कब, मतलब हमें बनना चाहिए कि ये हम पहला देश हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो ठीक है, चीजें तो ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है, ये चीजें रातों रात तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन कुछ एफर्ट लगे हैं। अब जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बना है फंडिंग के लिए, रिसर्च के लिए एनआरएफ बनाया गया है, तो वो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ इम्प्लीमेंट की गई है, उसमें भी कुछ बेहतर चेंजेस के साथ अप्लाई करेंगे, सब कुछ होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। और बहुत अच्छा लगता है आप जब भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपना समय देते हैं। एंड मतलब आप बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, अगर रिसर्च के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद।